हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और दमदार, एक और धमाकेदार, एक और धमाकेदार, एक और धांसू सेशन लेके, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 11th के बच्चों के लिए, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगाज करे थे और जिसमें पिछले वीडियो तक, लास्ट वीडियो तक हमने ड्रॉबैक्स देख लिए थे रदरफोर्ड मॉडल के। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल जिसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, जिसने हमें यह समझाया कि भैया न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है जो एटम के अंदर पाई जाती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है और अल्टीमेटली ये प्रोटॉन का घर भी होती है। और इसके दम पर रदरफोर्ड साहब ने पूरा प्रयास किया कि वो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए, लेकिन कई जगह पर, कई मोर्चों पर वो फैल गए मतलब फेल हो गए। तो अल्टीमेटली रदरफोर्ड मॉडल अल्टीमेट मॉडल नहीं बन पाया, अल्टीमेट स्ट्रक्चर नहीं बता पाया, लेकिन यस, उसके हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। यह बात आज तक उनकी हम मानते हैं। आज तक मतलब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो हम बिल्कुल मानते हैं कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, एकदम सेंटर पे बहुत ही छोटे वॉल्यूम का एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन रहता है। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि उसी के अंदर न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इन दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने रदरफोर्ड में पढ़ी थी। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, क्यों रदरफोर्ड को खारिज किया गया, यह भी हमने जाना है, यह भी हमने पर्पस समझा है। अब आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक, एक एक्सक्लूसिव नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में जानेंगे। एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर, बेसिकली ये क्या चीजें होती हैं, ये कैसे आई, किस तरीके से नंबरिंग की गई है एटम्स की, उस नंबरिंग को समझेंगे। और इन सभी के पीछे एक्चुअली एक मोसले साहब थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट था। क्या वो एक्सपेरिमेंट था, क्या इक्वेशन उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिराइव करी, वो एक्सपेरिमेंट की भी हम बात करेंगे। क्योंकि कहने को तो बड़ा सिंपल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो 9th क्लास की आप डेफिनेशन दे दोगे, सर प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन ठीक है, वो प्रोटॉन की संख्या होती है एटॉमिक नंबर, वो तो सही बात है, लेकिन ये आई कहां से? ये किसने बोला कि प्रोटॉन की संख्या जो होगी उसको आप एटॉमिक नंबर मान लेना, और जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होगी उसे आप मास नंबर मान लेना? ये बोला किसने? ये सारी चीजों की बात, ये सारी चीजों की चर्चा अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, खासतौर से आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अगर मैं गिनती करना शुरू करूं, अगर मैं आपको गिनाने बैठूं, तो इतनी सारी चीजें जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है। मतलब पेड कोर्स में जितनी चीजें लोगों के दूसरे चैनल्स पर, दूसरे वेबसाइट्स पर जो नहीं मिलती, उससे ज्यादा चीज आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिलते हैं, आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और वो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपके सामने रखे जाते हैं। उसके बाद, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आईआईटी नहीं निकलेगा, जब तक आप उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस ना करो, तो तुरंत टॉपिक के बाद आपको एक क्वेश्चन की शीट मिलती है, जिसको हम डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं। वो शीट पहले आपको सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन घबरना नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बने या आपसे शीट सॉल्व ना हो, तो उसके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा आपके यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज होती है, जिसमें हम पीवाईक्यूज जितने पिछले 35-40 सालों में जो क्वेश्चंस आए आईआईटी में, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आप और हम बात कर सके, ऐसे सेशंस होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, और ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिलती है, magnetbrains.com पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना, हर चीज यहां पर 100% एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होती है। तो वो चीजें सारी आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर हो गई। तो ये बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें बकायदा कंपेयर करना चाहिए कि यार किस जगह पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। और बिल्कुल आप कंपेयर करके देख सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जो चीजें आपको मिल रही हैं वो शायद कहीं भी ना मिले आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं नहीं मिल सकती आपको। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये चीज बिल्कुल आप खुद भी जाने और लोगों को भी बताएं इस बारे में, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल भी शेयर करें, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com का लिंक भी शेयर करें। ठीक है, चलें, लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया कहां से, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट बना कैसे, इस पर हम बात करना चाहते हैं। तो मोसले साहब थे, मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का बेस बना था कि एटम का एक सीरियल नंबर होना चाहिए,
एटम की एक सीरियलिंग होनी चाहिए, एक सीक्वेंशियल एक ऑर्डर होना चाहिए, जिस सीरियल नंबर को एटॉमिक नंबर घोषित कर दिया गया। क्या था वो मोसले का एक्सपेरिमेंट, चर्चा करते। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज बाय रॉन्गटन इन 1895, मोसले इन 1902 and 3 1912 and 13 investigated the X-ray spectra of 38 different elements. एक्सरे की खोज कर दी थी रॉन्गटन ने 1895 में, 1895 में एक्सरे की खोज कर दी थी। अब मोसले साहब ने कहा यार जब एक्सरे की खोज कर दी गई है तो मैं क्यों ना इस एक्सरे से एक स्पेक्ट्रा क्रिएट करके देखूं 38 डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर से। मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा एक्सरे है, हाई स्ट्रेंथ की रेज होती है, हाई पावरफुल रेज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है, तो क्या कर सकती है ये जब किसी भी मटेरियल से पास होंगी तो उसको लगभग पेनिट्रेट कर सकती है। जैसे एक्सरे हमें पता है कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, बोन्स को नहीं करता, इसलिए बोन्स की शेडो बन जाती है, बोन्स की इमेज बन जाती है। तो होता है ना जब हमको लगता है मोच आ गई है या कोई चीज डिसलोकेट हो गई है, कोई हड्डी वड्डी या कोई बोन फ्रैक्चर्ड हो गया है, तो वहां पर डॉक्टर क्या आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भैया पहले इसका एक्सरे करा लो ताकि मैं क्लियरली देख सकूं। तो वो एक्सरे में क्या आता है, बोन्स की शेडो आती है। और वो शेडो कैसे आती है, क्योंकि वो स्किन को आपको पेनिट्रेट कर देती है। जब वो स्किन को पेनिट्रेट करेगी तो आपको पीछे बोन्स की शेडो मिलेगी, तो दैट विल बी द शेडो ऑफ बोन्स। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो बोन्स की आपको यहां पर शेडो मिलेगी। अब उसी एक्सरे को उठाया और उन्होंने कहा यार मैं एटम के अंदर से पास करता हूं, और एटम के अंदर से जब पास करूंगा तो दूसरी साइड मुझे स्पेक्ट्रा नजर आएगा, स्पेक्ट्रम नजर आएगा। स्पेक्ट्रम मतलब वो एक्सरे जो हो जाएगा वो अपने अलग अलग कॉम्पोजिशन जिससे वो बना है एक्सरे, पूरा रे जिन अलग अलग रेडिएशन से बना है उन रेडिएशंस में वो रिजॉल्व हो जाएगा, उन रेडिएशंस में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो एक एक्सरे उनने डाला एक एलिमेंट से और वो स्प्लिट हो गया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उस स्प्लिटिंग की जो रेस स्प्लिट हुई, जो स्पेक्ट्रम वहां पर क्रिएट हुआ, उस स्पेक्ट्रम की इन्वेस्टिगेशन की। उनने कहा कि यार इन्वेस्टिगेट करते कि क्या है। और ऐसा एक एलिमेंट के साथ नहीं किया, ऐसा करीबन 38 एलिमेंट के साथ ऐसा किया। तो देयर वर 38 एलिमेंट्स जिनके साथ उन्होंने ये चीज करी, और 38 एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया उस पर एक्सरे करके, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड एंडिंग इन गोल्ड। एल्यूमिनियम से शुरुआत करी थी और गोल्ड तक वो गए थे, 38 एलिमेंट्स तक। नाउ he measured the frequency of principal lines of a particular series। अब उन्होंने क्या मेजर करा, वहां जो स्पेक्ट्रा क्रिएट हुआ है, जो सीरीज वहां से बनी है, निकली है, स्पेक्ट्रल सीरीज जिसको हम कहेंगे, जिसके बारे में मोर डिटेल में वैसे आगे भी पढ़ेंगे, वो स्पेक्ट्रल सीरीज की अलग अलग लाइंस की फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेजर करी। जैसे अल्फा लाइंस, फर्स्ट लाइन होती है अल्फा लाइन, तो अल्फा लाइन के सीरीज में देखा ऑफ दी स्पेक्ट्रा, और उस फ्रीक्वेंसी को उनने नापने की कोशिश करी। उनने देखा कि इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर एलिमेंट में अलग अलग आ रही है। मतलब एक्सरे को पास करा एक एलिमेंट से, पहली लाइन आई अल्फा लाइन, दूसरा एलिमेंट लिया उससे आपने एक्सरे को पास करा, उसके पास भी एक पहली लाइन आई अल्फा लाइन, तीसरा एलिमेंट लिया उससे एक्सरे को पास करा, उसकी पहली लाइन आई अल्फा लाइन। अब सभी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग अलग आ रही थी। मतलब पहली वाली अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी अलग थी, दूसरी वाली अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी अलग थी, तीसरी वाली अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी अलग थी। आगे he observed that the frequency of a particular spectral line gradually increases with the increase of atomic mass। और अलग थी, साथ ही फ्रीक्वेंसी जो थी वो बढ़ रही थी। मतलब अगर आपने एल्यूमिनियम लिया है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू लाएगी, एल्यूमिनियम से हायर एटॉमिक मास का लिया है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, उससे और हायर एटॉमिक मास का लिया है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा आएगी। जितना ज्यादा एटॉमिक मास आप लेते हुए जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, सो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट पे वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। उनको स्टार्टिंग में ये लगा, बट फाइनली इट वाज रियलाइज्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन वाज वेरी मच रिलेटेड विद द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बाद में उन्होंने ये देखा कि नहीं यार ये एटॉमिक मास पर तो ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डिफाइंड हो रही है, जो एक्चुअली डिपेंडेंसी दिखा रही है, वो एक सीरियल नंबर के तौर पे दिखा रही है, जो कि एटम्स का ही सीरियल नंबर है एज दे आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, एटॉमिक मास खुद उस सीरियल नंबर पे डिपेंड करता है जिस सीरियल नंबर से आपने उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा है, जिस सीरियल नंबर को हम एटॉमिक नंबर कह देते हैं। अभी वो एटॉमिक नंबर आएगा।
तो पहले क्या लगा मोस्ले को, पहले लगा यार ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की, ये टोटली डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे, क्योंकि जैसे जैसे वो हैवियर एटम्स पे एक्सरे को पेनिट्रेट करवा रहे हैं तो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की। स्पेक्ट्रल लाइन समझ गए ना, जैसे मान लो कोई एटम है, ये कोई एटम है और इस एटम से उन्होंने क्या करा, एक एक्सरे को पास कराया, दिस वाज एक्सरे जिसको पास कराया, दिस वाज एक्सरे, ऐसी एक्सरेज को पास कराया, तो उनने ये देखा कि एक्सरेज क्या हो गई, स्प्लिट अप हो गई, डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट अप हो गई, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये एक्सरेज जो होती है डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट अप हो गई है। अब इसमें जो पहली लाइन ली उनने, फर्स्ट लाइन, दैट वाज अल्फा, दैट वाज अल्फा, इस अल्फा की क्या कैलकुलेट कर ली उनने, फ्रीक्वेंसी। उनने कहा मैं इस अल्फा की क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, इस अल्फा की मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ही ट्राई टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, और फिर वो ये देखे कि जैसे जैसे वो एलिमेंट बदल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बदल रही है, इस रे की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, मतलब जो रे निकल रही है वो और एनर्जेटिक रे निकल रही है, और खास तौर से जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अभी हम पूरी तरीके से आगे देखेंगे, ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, किसी भी रे की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो एनर्जी जो होती है किसी भी रेडिएशन की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दैट इज मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर विल बी इट्स एनर्जी, more is the frequency, more will be the energy in that radiation or in that wave। तो यहां पर न्यू जो है फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी, स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि जब मैं एलिमेंट्स हैवी वाले रख रहा हूं, मतलब जिनका मास ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही थी। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार एटॉमिक मास तो खुद एटॉमिक नंबर पे चलता है, एटॉमिक मास तो क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो ये एटॉमिक मास तो खुद बोलते भैया एटॉमिक नंबर पे चल रहा है, तो अगर ये एटॉमिक नंबर पे चल रहा है तो फिर 100% जो फ्रीक्वेंसी है वो उस एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। मतलब जब लोअर एटॉमिक नंबर्स के एटम लिए तो फ्रीक्वेंसी कम थी स्पेक्ट्रल लाइंस की, अल्फा लाइन की, जैसे जैसे हायर एटॉमिक नंबर लिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। तो उनने ये फ्रीक्वेंसी को बताया एज बाय कैलकुलेटिंग दी एनर्जी। तो ये चीज सामने आई। इसके बाद दिस सीरियल नंबर इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड एज Z। तो आप इस एटॉमिक नंबर को, इस सीरियल नंबर को बेसिकली वही एटॉमिक नंबर बोल देते हो, और इस एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, सिंपली बाय Z। तो Z जो सिंबल होता है, जो सिंबल आपका किसका होता है, जो सिंबल आपके पास होता है एटॉमिक नंबर का, उस पर डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी। ही देन एक्सप्रेस्ड इट एज, उन्होंने फिर एक फॉर्मूला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है अंडर रूट ऑफ V, अंडर रूट ऑफ न्यू, बेसिकली इट शुड बी अंडर रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस B। क्या इक्वेशन आई, अंडर रूट V इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B, A इंटू Z माइनस B। जहां पर ध्यान से देखेंगे, जहां पर न्यू जो है, दिस इज न्यू, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी जो वो निकाल रहे हैं। Z इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक नंबर, Z is nothing but this is known as its atomic number। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। So this becomes the atomic number and A and B are constants। A and B are nothing but your constants। तो ये उन्हें कांस्टेंट बोल दिया। ये इक्वेशन उनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के दम पर ये इक्वेशन आई थी। तो फाइनली कैलकुलेटेड द इक्वेशन अंडर रूट न्यू इज फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों, इस इक्वेशन को अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम रूट न्यू इक्वल्स टू AZ माइनस AB, AZ माइनस AB। इसको हम लिख सकते हैं रूट V इज इक्वल टू A इंटू Z प्लस माइनस AB। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो मैं इसको तुरंत कंपेयर कर सकता हूं विद दी y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
तो वो स्ट्रेट लाइन को मैंने पहले ही कंपेयर कर लिया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से, तो y की जगह अंडर रूट न्यू हो जाएगा विच इज फ्रीक्वेंसी, m की जगह स्लोप हो जाएगा विच इज इक्वल टू a, x की जगह z हो जाएगा, इट विल बी z, and then this will become plus of c where c is nothing but minus of ab, that will become an intercept क्योंकि ab कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट होता है, तो माइनस ab will be equal to c which will become y intercept, तो वो इंटरसेप्ट माइनस ab के बराबर होगा। ये वैल्यूज हमें यहां पर मिलती हैं, जिन वैल्यूज को हम यहां पर क्या कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और यहां से हमें z का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज z, सो वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी जो थी वो बेसिकली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी यहां पर थी, z विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज एंड a एंड b आर कांस्टेंट्स, दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कर्व। अब इस इक्वेशन को हम एक कर्व के तरह रिप्रेजेंट करेंगे एंड द कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपको जो कर्व मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व किसके रिस्पेक्ट में होगा, अंडर रूट v और एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y था तो इट विल बिकम अंडर रूट v एंड दिस विल बी एटॉमिक नंबर। तो अंडर रूट v और एटॉमिक नंबर पे आपको एक स्लोप ऐसा मिलेगा, ये आपको एक स्लोप मिलने वाला है। सो दिस विल बी द स्लोप दैट यू विल बी गेटिंग वेयर a विल बी इक्वल टू 3rc/4। तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे ग्राफिकली तो आपको a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी विच इज अंडर रूट 3rc/4। Here B is taken into account considering screening due to spherical cloud of the remaining 1 electron in the K shell। क्लियर हो गया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप सारी चीजों का, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। यहां से अपन स्टार्ट करे थे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकेंड पार्ट था यहां पर, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर पूरी चीज एक्सप्लेन की गई है, और फिर लास्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे विच इज बेसिकली दिस पार्ट। इस ग्राफ को और हम समझते हैं। तो इतना पार्ट क्लियर हुआ, इक्वेशन समझ में आई, इक्वेशन से कैसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हालांकि इस पर ग्राफ पर बेस्ड इस पर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ए और बी, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ए और बी के कांस्टेंट्स पता होने चाहिए। तो कहते हैं जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है उसके लिए आप कहोगे ए जो होता है वो अंडर रूट 3rc/4 होता है, अंडर रूट 3rc/4 होता है। अभी आर और सी क्या होते हैं, आर इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, आर की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली रिडबर्ग्स कांस्टेंट होती है, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी बातें क्या हम आगे करेंगे। आर विल बी नथिंग बट नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बेसिकली 109677 पर सेंटीमीटर होती है। आर की वैल्यू जो होती है 109677 पर सेंटीमीटर होती है। तो दिस विल बी आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू हो गई 109677, एंड देन वी हैव सी इज नथिंग बट सी इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर जो आपकी सी हो जाएगी दैट बिकम्स योर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लाइट की स्पीड कहलाएगी सी, तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी आपकी सी। ये आर और सी जो होते हैं वो यहां पर होते हैं। तो ये ए निकलता है अंडर रूट 3rc/4, और ये पहली लाइन के लिए निकलता है, फर्स्ट के लिए, ठीक है ना, के सीरीज के लिए जिसको अपन कहते हैं, एल सीरीज के लिए। ये तो के सीरीज क्या हो गया, एल सीरीज के लिए आप क्या कहोगे, एल सीरीज के लिए ए जो रहेगा, एल सीरीज के लिए ए विल बी इक्वल टू 5rc/36, 5rc/36। ये सब एक्सपेरिमेंटली निकला है, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकला है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए के और एल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है। तो दिस इज फॉर एल सीरीज, तो ये आपके लिए एल सीरीज के लिए होगा, इट विल बी अंडर रूट 5rc/36। यहां पर अंडर रूट 3rc/4, दिस विल बिकम अंडर रूट 5rc/36। ये ए की वैल्यू है। रही बात बी की वैल्यू, तो बी जो होता है वो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, विच इज 1। स्क्रीनिंग क्या होगा, हियर बी इज टेकन इनटू अकाउंट कंसीडरिंग स्क्रीनिंग ड्यू टू स्फेरिकल क्लाउड्स। स्फेरिकल क्लाउड्स मतलब क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं तो वो एक क्लाउड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का झुंड टाइप का होता है, जैसे बादल होते हैं ना, वैसे एक इलेक्ट्रॉन का झुंड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने का काम करते हैं। किससे शील्ड करने का काम करते हैं, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है,
न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाहर जो इलेक्ट्रॉन और होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लाउड तो किसने बनाया, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, क्लाउड का वो स्क्रीन हो जाएंगे उस इनर क्लाउड की वजह से, और वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस बी को यहां कंसीडर किया गया है, जिसकी वैल्यू के सीरीज के लिए आप 1 मानते हो, लगभग एल सीरीज के लिए आप 7.4 मानते हो। ये आपके बी के कॉन्स्टेंट्स हैं। बट इन कांस्टेंट को सीधा हमें याद रखना है, हमें कोई भी लॉजिक यहां पर नहीं लगाना है, सीधा हम याद करेंगे और सीधा हम न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको मैंने ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी है। जेड एटॉमिक नंबर होगा एंड न्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी, न्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जिसको आपने यहां पर रखा हुआ है, जिसको आपने डाला था पेनिट्रेट करने के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर हो गया बात, पूरा ये सारी चीजें अपन को समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीजें, तो ये हमको क्लियर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस पार्ट का पूरा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं फिर। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर। तो फाइनली फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो जो सीरियल नंबर था जिसके दम पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड थी स्पेक्ट्रा की, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही थी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी, वो Z की वैल्यू पर मिल रही थी। तो जितना ज्यादा आपका Z होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जितना ज्यादा सीरियल नंबर होगा एटम का, जो 38 एलिमेंट्स उसने लिए थे, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसके करस्पॉन्ड। तो यहां पर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरीड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर Z। इट इज नोन एज एटॉमिक नंबर Z। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि मेनली न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ये तो बाद में पता चला, लेकिन प्रोटॉन है, तो जितने संख्या प्रोटॉन की होगी उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो था वो डिफाइंड हो रहा था, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा की थी वो डिफाइंड हो रही थी। तो इस वजह से उनने कह दिया कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो उस पर फ्रीक्वेंसी चूंकि डिपेंडेंट है, तो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको स्पेक्ट्रा दिख रहा है वो प्रोटॉन्स की वजह से कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना ज्यादा प्रोटॉन मतलब उतना ज्यादा एटॉमिक नंबर। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे वो हमेशा एटॉमिक नंबर के डिफाइन करेंगे, और वो एटॉमिक नंबर क्या होगी, एटम की पहचान होगी। याद रखना, एटम की पहचान हमेशा उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अपनी पहचान क्या है, एक आधार एक पहचान, अभी नारा दिया ना सरकार ने, तो आधार कार्ड नंबर हमारी पहचान है। आधार कार्ड जो है वो हमारा, उसका जो नंबर है वो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो जैसे इंसानों के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे ही एटम के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यह बात आप भी याद रखना, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। हां, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब एटम को छूने पर करंट नहीं लग रहा, मतलब एटम के पास कोई नेट चार्ज नहीं है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हो गया कि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर अगर एटॉमिक नंबर है, तो इस केस में, न्यूट्रल के केस में, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है उतना ही एटॉमिक नंबर है, बट प्रोवाइडेड एटम न्यूट्रल हो। अब जरूरी नहीं कि हर बार न्यूट्रल हो, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलेक्ट्रॉन से याद करो एटॉमिक नंबर, आप प्रोटॉन की संख्या से याद करो। क्योंकि मान लो अगर तुमने सोडियम बोला, तो चलो सोडियम न्यूट्रल है, तो अभी उसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इसका एटॉमिक नंबर क्या मान लोगे, 11। चलो बढ़िया बात है, 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो तुमने इसका एटॉमिक नंबर 11 मान लिया। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लो सोडियम आयन बन गया Na+, अब क्या करोगे, प्रोटॉन तो अभी भी इसमें 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अब 10 हो गए, विच इज नॉट इक्वल टू 11। तो अब तुम कंफ्यूज कि यार 11 एटॉमिक नंबर मानो कि 10, तो भैया एटॉमिक नंबर उसका नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर उसका अभी भी 11 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर जो सोडियम का रहेगा वो अभी भी 11, क्यों 11 रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या से डिफाइन होता है एटॉमिक नंबर।
और न्यूट्रल स्टेट में दोनों सेम होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हो एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल स्टेट में, बट न्यूट्रल नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक डेफिनेशन याद करके चलेंगे कि हमेशा एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी को मॉसले ने बताया था कि इसी सीरियल नंबर के आधार पर मेरी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती है। वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो मेरी स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है एटम के अंदर से, 38 एलिमेंट्स के जो एटम मैंने लिए उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करी है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती है, और इसी सीरियल नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और वो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिकली प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रल केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही मानेंगे। तो फिर हमें न्यूट्रल और ये चार्ज वाली स्पीशी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, हमें सिर्फ प्रोटॉन की संख्या ध्यान रखनी है। नाउ इसी में यही बात आगे लिखी है, सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दैट इज व्हाई इन दैट केस एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस which is also equal to number of protons and which is also equal to number of electrons। ये कब की बात है? जब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस कंडीशन पे उन्होंने बात करी है जब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल इक्वल होंगे, तब आप एटॉमिक नंबर किसी भी संख्या से डिफाइन कर सकते हो। और एल्स आप हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन लेकर चलोगे तो फायदे में रहोगे। तो आप z की वैल्यू कुछ नहीं, z इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द वैल्यू ऑफ z। So Z will be equal to number of protons। चाहे अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, चाहे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, Z हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो। और प्रोटॉन्स की संख्या नहीं बदल सकती, ये बात याद रखना। केमिकल रिएक्शन में तो नहीं बदल सकती, न्यूक्लियर रिएक्शन कराई तो बिल्कुल बदल जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन में बिल्कुल चेंज होगी। केमिकल रिएक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं एटम टू एटम, प्रोटॉन्स नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। प्रोटॉन्स कहां बैठा होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन्स चूंकि न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है, इसलिए प्रोटॉन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज होगा, आपकी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। तो दैट विल बिकम Z विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले इस पूरे पार्ट का, बिकॉज यहां पर एटॉमिक नंबर हमने डिफाइन कर दिया है। विल टॉक अबाउट द मास नंबर, यहीं पर हम मास नंबर की भी बात करेंगे, लेकिन दिस वाज अबाउट द एटॉमिक नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एटॉमिक नंबर। लेट्स मूव अहेड नाउ। मास नंबर, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से। इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसको न्यूक्लियॉन नंबर? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की टोटल संख्या जो बताए वो हमारा न्यूक्लियॉन नंबर यानी कि मास नंबर होता है। न्यूक्लियॉन्स की संख्या, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स की संख्या? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के जो रहवासी हैं, न्यूक्लियस के जो रेसिडेंशियल्स हैं, जो वहां पर रहते हैं रेसिडेंट्स, वो हमारे न्यूक्लियॉन्स हो गए। जैसे इंडिया के निवासी इंडियंस, अमेरिका के निवासी अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलिया के निवासी ऑस्ट्रेलियंस, न्यूक्लियस के निवासी न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस में कौन लोग रहते हैं? दो लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सम कर दो, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम इज नोन एज इट्स मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज इट्स मास नंबर, एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को आप कैपिटल ए से डिनोट करते हो। दिस इज व्हाट वी नोन एज कैपिटल ए। ये मास नंबर होता है। तो मास नंबर आपका कैपिटल ए हो जाएगा। सो द मास नंबर बीइंग द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विच इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो बेसिकली मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड इट इज ऑलवेज द होल नंबर। याद रखना, कई बच्चे बोलते हैं सर क्लोरीन का मास नंबर 35.5 होता है। नहीं भैया, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5। क्लोरीन का मास नंबर या तो 35 होगा या 37 होगा। वो दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में रहता है, तो जनरली हम जो लेते हैं वो 35 ज्यादा लेते हैं। तो 35 वाला हो सकता है मास नंबर, या 37 हो सकता है। जो तुम 35.5 लेते हो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है।
अभी मैं उस पर भी आऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास की भी हम चर्चा करेंगे कि ये एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज होती है। लेकिन मास नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर, ये डेसिमल नहीं होता, ये फ्रैक्शन नहीं होता, होल नंबर में होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम करोगे तो आपको होल नंबर मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद होल नंबर में। अब 35.5 में ये 0.5 क्या है, आधा प्रोटॉन कहां से आया? आधा प्रोटॉन कभी एग्जिस्ट कर सकता है, या आधा न्यूट्रॉन कभी एग्जिस्ट कर सकता है? 0.4 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, 0.7, 0.8, 0.9 कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। या तो कंप्लीट एक न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा या दो एग्जिस्ट करेंगे, कंप्लीट एक प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा या दो प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी डेसिमल्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मास नंबर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। हाँ, वो जो 35.5 है या कहीं आगे और चलते हो तो 98.4 है, 39.6 है, ये जो डेसिमल्स आते हैं ये एवरेज एटॉमिक मास पर आते हैं। कैसे आते हैं उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास की उसकी भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ए जो मास नंबर है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए विल बी इक्वल टू जेड प्लस एन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जेड होती है एटॉमिक नंबर, तो बस एटॉमिक नंबर में आप न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, आप न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर, सॉरी अपन मास नंबर निकाल रहे हैं ना, तो लेट्स कैलकुलेट द मास नंबर फर्स्ट। तो मास नंबर इज बेसिकली सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड वी ऑल नो प्रोटॉन इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर is equal to atomic number, this is proton which is called as atomic number, plus neutron, तो this will becomes neutron plus n। मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बच्चे सोचते हैं एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट करते हैं तो एटॉमिक नंबर को ए से डिनोट करते हैं, नहीं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। इक्वल्स टू जेड, ये आपका जेड हो गया एटॉमिक नंबर, प्लस न्यूट्रॉन। तो अब यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू, यहां पर न्यूट्रॉन आएगा या न्यूट्रॉन यहीं रहेगा, जेड इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम ए माइनस जेड। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली वो किसके बराबर होगा? यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू ए इज नथिंग बट मास नंबर, और मास नंबर में से आप माइनस कर दो क्या? Z, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो इट विल बिकम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये जब आप करोगे तो आपको यहां पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर आपको n इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज नथिंग बट मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है मास नंबर, उसमें से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दो, मतलब उसमें से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। तो जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करोगे उसमें, तो आपको सीधा वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पूछी जाती है, तो याद रखना हमेशा ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमें करना है। मास नंबर इज न्यूक्लियॉन्स का सम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने हैं उसमें से प्रोटॉन का जो भी वैल्यू है उस प्रोटॉन की वैल्यू को माइनस करना है। और अगर एक एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक एलिमेंट मान लो आपके पास x है, कोई एलिमेंट है आपके पास मान लो x है, उस x को अगर आपको देखना है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, तो आप उसका एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखोगे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में तो सबस्क्रिप्ट में लिखोगे, और मास नंबर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखोगे। ठीक है, डायरेक्शंस आप एक ही तरफ रख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड तरीका होता है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। सो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आप उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका लगा सकते हो। और अगर यहां से अपने को न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो यहां से न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? बेसिकली मास नंबर विच इज ए माइनस एटॉमिक नंबर विच इज जेड। तो ए माइनस जेड हो जाएगा। दिस विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इस तरीके से आप क्या करते हो? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द एलिमेंट, रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। ठीक है, ए याद रखना, इट इज मास नंबर, जेड इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर। ठीक है,
और मास नंबर हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस के निवासियों का सम होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ प्रोटॉन का नंबर के बराबर होता है। हाँ, अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन प्रोटॉन के नंबर के बराबर अगर हमेशा बोलोगे तो आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस पार्ट का, पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया। अगले पार्ट पर अगला वीडियो इस पर देखते हैं हम लोग। ऑन द अदर साइड, अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? ऑन द अदर साइड, अनदर साइड ऑफ दैट स्टेटमेंट, सिंस मास ऑफ अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन इज नॉट अ होल नंबर एन एटॉमिक वेट स्केल, एटॉमिक वेट इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर। तो यहां पर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है, मास नंबर एक अलग चीज हो गई और एटॉमिक मास एक अलग चीज हो गई। मास नंबर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। हमने डिस्कस किया है कि जो मास नंबर होता है ये हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या होगी, दोनों संख्या जो होंगी वो होल नंबर में होंगी। तो आप जब ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेटली होल नंबर ही मिलेगा। लेकिन जब आप एटॉमिक मास की बात करते हो, ये तो मास नंबर हो गया था, अब आप जब एटॉमिक मास की बात करते हो तो आप उनके अबेंडेंस के आधार पर उनका एक एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो। क्योंकि होता क्या है, सपोज करो क्लोरीन के हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है। उन फॉर्म्स को हालांकि हम आइसोटोप्स कहते हैं, बट मैं इस वर्ड का इस्तेमाल अभी करना नहीं चाह रहा हूं आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं, मैं अभी आपको ये बताता हूं कि क्लोरीन के दो अलग अलग एटम्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग मास नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर अलग हो गया तो पहचान अलग हो गई, फिर क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहा, कोई दूसरी पहचान का बन गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि क्लोरीन, दोनों क्लोरीन का एटम्स है, लेकिन दोनों के मास नंबर डिफरेंट है, दोनों के मास नंबर डिफरेंट है। अब सोचो मास नंबर में कौन आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। और मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन सेम है, तो फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, मास नंबर बदल क्यों रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यू बदल रही है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्यों बदल रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यूज बदल रही है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल रही है, राइट? न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल रही है। तो मेरे पास दो क्लोरीन है, मान लो एक है क्लोरीन 37 एटॉमिक नंबर का लेकिन 35 मास नंबर के साथ, और एक है क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर का ही लेकिन 37 मास नंबर के साथ, 37 मास नंबर के साथ। तो मेरे पास एक है क्लोरीन 35 मास नंबर के साथ और मेरे पास एक है क्लोरीन 37 मास नंबर के साथ। 35 और 37, 35 और 37। अब मानकर चलो मैंने कोई रिएक्शन करी जिसमें मैंने क्लोरीन को रिएक्ट करवाया, क्लोरीन की रिएक्शन सपोज हाइड्रोजन से कराई और बोला भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, HCl बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों क्लोरीन में हमने कौन सा क्लोरीन इस्तेमाल किया है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने पास दो क्लोरीन है, तो मैंने क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, HCl बन गया, सब चीज मान ली, लेकिन जो क्लोरीन रिएक्ट कराया है वो तो क्लोरीन कराया है, दोनों की पहचान तो एक ही है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैंने 35 मास नंबर वाला किया है या 37 मास नंबर वाला किया है? तो उस केस में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। वहां पर हम मास नंबर को सिग्निफाई नहीं करते, वहां पर हम मास नंबर 35 37 हाईलाइट नहीं करते, वहां पर हम बोलते हैं भैया क्लोरीन है। अब वो क्लोरीन जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, एवरेज एटॉमिक मास। वहां से कंसेप्ट आया है एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास का। ये दोनों बातें एक ही है, मतलब मैं जब एवरेज ले लूंगा मास नंबर का तो वो एटॉमिक मास बन जाएगा, इसलिए मैं उसको एवरेज एटॉमिक मास भी कह देता हूं। अब कई लोग सोचेंगे सर एवरेज लेना है तो अच्छी बात है, मतलब 35 और 37 का एवरेज, मतलब आप क्लोरीन 36 वाला लेना चाहते हो 17 एटॉमिक नंबर के साथ। तो मैं कहूंगा नहीं, 35 और 37 का एवरेज 36 तो तब आएगा जब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हो आने की, मतलब 35 भी और 37 दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% हो। लेकिन ये तो कितनी टेंडेंसी, कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा इस क्लोरीन के आने का, कोई भी पर्टिकुलर क्लोरीन के आने का, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दुनिया में कौन से क्लोरीन का परसेंटेज अबेंडेंस ज्यादा है या कौन से क्लोरीन का परसेंटेज अबेंडेंस कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है
तो हम क्लोरीन का जो एवरेज लेते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास, वो ऐसे नहीं ले सकते कि 35 और 37 का एवरेज तो 36 होगा। तुम इसका मिड पॉइंट ढूंढोगे, मिड पॉइंट 36 होगा, तुम बोलोगे यही एवरेज है। वो तो तब होता जब 50-50% प्रोबेबिलिटी होती, और 50-50% तब होती जब दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते दुनिया में। लेकिन अगर मैं कहूं कि 35 वाला ज्यादा पाया जाता है और 37 वाला कम पाया जाता है, तो 35 वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और 37 वाले की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एवरेज इन दोनों का आएगा वो 35 के पास आएगा, और इसलिए क्लोरीन जो होता है वो 35.5 का एटॉमिक मास का माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं, यहां पर समझेंगे। उसका मैं रीजन आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं। क्योंकि अर्थ पर जो क्लोरीन 35 वाले का अबेंडेंस है वो है 75%। 35 वाले का जो परसेंटेज अबेंडेंस है वो है 75%, और जो 37 वाले का अबेंडेंस है, जो 37 वाले का अबेंडेंस है वो है बचा हुआ, यानी कि 25%। अब ये कंफर्म है कि 35 की मात्रा ज्यादा है, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन की, तो इसमें 35 वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसमें 35 वाला मास ज्यादा आएगा, ज्यादा बार आएगा। तो हमें यहां पर 35 वाले मास को ही कंसीडर ज्यादा करना है। तो एवरेज अब हम कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी कि अब हम एटॉमिक मासेस कैसे निकालेंगे। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखेंगे, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेंगे, इसका ये परसेंटेज इसके मास के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि यू हैव दिस एज 75 इंटू 35। इसका ये परसेंटेज इसके इस मास के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 25 इंटू 37, दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज कितना है, 75 प्लस 25, टोटल परसेंटेज इज 100। ये देगा आपको एटॉमिक मास। मतलब क्या होगा, जो भी परसेंटेज अबेंडेंस है, जो भी परसेंटेज अबेंडेंस है, उस परसेंटेज अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करो उसके रिस्पेक्टिव मास नंबर्स के साथ, प्लस सेम ऐसे ही करो और डिवाइड कर दो टोटल परसेंट, जो कि 100% होता है। तो डिवाइड कर दो टोटल परसेंटेज को किससे, 100% से। तो टोटल डिवाइड हो गया 100% से। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस यही एवरेज एटॉमिक मास हमें यहां निकालना है, यही एवरेज एटॉमिक मास हमें यहां निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। अब देखना आंसर कितना आएगा, 75 इंटू 35। मैं तो थोड़ा सा कैलसी यूज कर ही लेता हूं, बाकी तुम लोग मैनुअली भी कर सकते हो। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो वी हैव 75 इंटू 35 which comes out to be 2625 plus 25 into 37. So we have 25 into 37, it comes out to be 925, 925 divided by 100। ये आएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। This has to be average atomic mass। ठीक है, तो अब यहां पर अपन देख लेते हैं। तो इट विल बिकम 3550, इसको ऐड करोगे डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट दिस एज 35.5। तो यहां पर आपको मिल गया एटॉमिक मास क्लोरीन का, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू नथिंग बट 35.5। ये आपको एटॉमिक मास मिल गया किसका, क्लोरीन का। और इस तरीके से 35.5 आएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज। और कभी भी एवरेज ऐसे सामने देखकर नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल परसेंटेज अबेंडेंस ना दिया जाए। मतलब आप सामने से देखकर कभी नहीं निकाल सकते कि किसका, इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा जस्ट बाय लुकिंग एट द मास नंबर्स, नहीं निकाल सकते। आपको जब तक दोनों का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दिया जाएगा, जब तक इन दोनों का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं होगा क्लोरीन 35 और 37 का, तब तक आप नहीं निकाल सकते एवरेज। तो आपको परसेंटेज अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है टोटल परसेंट 100 से, क्योंकि टोटल 100% ही मिलकर सब बनाएंगे। तो 100% से डिवाइड करेंगे, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा क्लोरीन का। ये वो तरीका है जहां से आप एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालते हो। क्लियर हो गया। यहीं पर आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग mass number 17 and 18 have atomic weights equal to 17.00045 AMU and 18.0037 respectively। क्लियर हो गया।
तो यहां पर तो खैर उन्होंने एटॉमिक वेट्स बोले, बट जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास हमेशा याद रखना कैसे निकलेगा कि जब आपको परसेंटेज अबेंडेंस दिया जाएगा तो उस हिसाब से परसेंटेज अबेंडेंस के हिसाब से वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव मास नंबर और टोटल ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 100% करना पड़ेगा। तो जैसे ऑक्सीजन में होता है वो 16, 17, 18 तीन आइसोटोप्स में पाया जाता है, मतलब उसके मास नंबर 16 भी है, 17 भी और 18 भी है, लेकिन 90% जो है वो 16 वाला पाया जाता है, 90%। तो और बाकी 5-7% आपका 17 होता है और 3-4% आपका 18 होता है। तो जब आप इसका परसेंटेज डिपेंडेंस लोगे तो 16.0 समथिंग आता है, जिसको हम एवरेज भी 16 मान लेते हैं। हालांकि वो होता 16.1 समथिंग है, लेकिन हम उसको 16 मान लेते हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो वो वहां पर आप इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो और इस तरीके से सबका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर अपन ने एटॉमिक मास की बात की है, एटॉमिक मास की डिटेल में बात की है, तो स्क्रीनशॉट यहां पर ले लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटम से जुड़ा हुआ देखा है, जिसमें हम एटम्स की पहचान, जो खास तौर से पहचान होती है, जो खास तौर से एटॉमिक नंबर से होती है, उस एटॉमिक नंबर के बारे में जाना है। मॉसले ने वो बताया था, मॉसले का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक्सरेज के एक स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किया किसी एटम में से, और 38 एलिमेंट्स उन्होंने ऐसे लिए थे, 38 टाइप के एटम्स लिए थे, जहां से उन्होंने एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था। उस बेसिस पर उन्होंने कहा कि यार एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटली डिपेंड करती है कितना ज्यादा मैं मास ले रहा हूं। बट बाद में उन्हें पता चला मास जो होता है वो तो खुद सीरियल नंबर पे चल रहा है, इन द वे दे आर अरेंज इन अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बढ़ते सीरियल क्रम में, सीरियल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब वो जो सीरियल नंबर है वो कुछ नहीं है, वो इसका एटॉमिक नंबर है, जो बेसिकली उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या को डिफाइन करता है। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को डिफाइन करने के लिए हमने मास नंबर भी पढ़ा, और फिर अलग अलग मास नंबर के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में देख लिया। बाकी आपको पता है कि अगले वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, और इसके साथ आपको यह भी पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको यहां पर थ्योरी लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, थ्योरी लेक्चर्स के साथ डीपीपीस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करे और आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ना मिले, ऐसी कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट आईआईटी जेईई में तो तैयारी चल रही है, लेकिन अगर आप मानकर चलो आप कोई सीबीएसई बोर्ड की कोई भी क्लास में हो, या आप कोई और रीजनल बोर्ड यूपी बिहार बोर्ड को अगर टारगेट कर रहे हो, तो इसमें कोई सी भी क्लास आप ले लो, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और सभी सब्जेक्ट्स का फुल फ्लेजेड कोर्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। इसके अलावा अगर आप सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप, कैब, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसका भी पूरा कोर्स, पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। आपको बस जाना है और सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना, कोई फीस आपको नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन आपको बाय नहीं करना, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% कोर्स वेबसाइट और यूट्यूब पर दोनों जगह फ्री अवेलेबल है। वो सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, और सभी एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के रूप में वेबसाइट पर अवेलेबल है। मतलब जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आपको एक एक्स्ट्रा एज ये मिलता है कि आपको वहां पर सारे कोर्सेज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहां कैटेगरीज आप जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस पूरे कोर्स की। तो जितना हो सके चैनल को स्प्रेड करें, चैनल को खुद सब्सक्राइब भी करें अभी तक नहीं किया है तो, और लोगों तक चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक दोनों जितना ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें, लोगों तक चैनल के बारे में बताएं, लोगों को चैनल के बारे में अवेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।